स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक इतिहास का पहला पाठ आधुनिक भारत के इतिहास के साधन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने आधुनिक भारत के साधन के अंतर्गत देखा भौतिक साधन और लिखित साधन। भौतिक साधन के अंतर्गत हमने देखा है वास्तु और भवन, प्रतिमाएं और स्मारक। लिखित साधन के अंतर्गत हमने देखा मानचित्र, समाचार पत्र। ये दो साधनों के बारे में हमने पिछले वीडियो में अध्ययन कर लिया है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से इतिहास के साधन के दो साधन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, मौखिक साधन और दृश्य श्रव्य साधन। जैसे कि मौखिक साधन क्या है? देखो बच्चों, मौखिक साधन वे साधन होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक परंपरा से स्थानांतरित किए जाते हैं, उसे संरक्षित किया जाता है। मतलब मौखिक साधन वे साधन होते हैं जो हमारे नाना नानी, दादा दादी के द्वारा हम सुनते हैं और हम सुन के अपने आने वाली पीढ़ियों को बताते हैं, वो होता है मौखिक साधन। मौखिक साधन के अंतर्गत जैसे पुआड़े होते हैं, चक्की गीत होते हैं, स्फूर्ति गीत होते हैं, नाटक होते हैं, कहावतें होती हैं, लोकगीत होते हैं। इन सब साधनों का समावेश मौखिक साधन के अंतर्गत किया जाता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे मौखिक साधन के अंतर्गत किन किन साधनों का समावेश होता है और उसके द्वारा हम इतिहास की कौन सी बातों को सीखते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए मौखिक साधन। देखो बच्चों, यह आधुनिक भारत के इतिहास का तीसरा साधन है, मौखिक साधन। अब इसके अंतर्गत लोकगीत, पुआड़े, प्रसंग वर्णन, लोक कथा, साक्षात्कार, मेले, जलसे, स्फूर्ति गीत और कहावतें का समावेश होता है। लोकगीत क्या है? देखो बच्चों, प्रत्येक देश का अपना एक लोकगीत होता है जो परंपरा से चली आ रही है। लोकगीत जैसे उत्तर प्रदेश का ले लो तो कजरी हो गया। अब अगला है पुआड़े। पुआड़े यानी कि स्वतंत्रता संग्राम में जिन महान लोगों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जैसे कि झांसी की रानी है और तात्या टोपे हैं, भगत सिंह हैं, गांधी जी हैं, कि लोगों के सहयोग से हमें स्वतंत्रता मिला है। तो 1857 का जो महत्वपूर्ण स्वतंत्रता युद्ध हुआ था, उसमें बहुत लोगों ने अपनी भूमिका निभाई थी और उन्हीं के ऊपर, सब क्रांतिकारियों के ऊपर पुआड़े रचे गए। जैसे कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले झांसी की रानी है और उनके ऊपर जो वीरता की कहानी रची गई, जो रचना की गई, जैसे कि बुंदेले हर बोलो मुके, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। यह जो वीर रस की कविताएं हैं जो रचना की गई है, वो उसी मतलब स्वतंत्रता संग्राम पे उनके कार्य और उनके घटनाओं, उनके विषय में किया गया है। तो वो उसको हम बोलते हैं वीर रस की जो रचना होती है, उसे हम पुआड़े बोलते हैं इतिहास की भाषा में। अब इतिहास के साधन के अंतर्गत प्रसंग वर्णन है। प्रसंग मतलब किसी भी घटना का हम वर्णन करते हैं, वो होता है प्रसंग वर्णन। अब अगला है लोक कथा। लोक कथा वो कथा होता है बच्चों जो परंपरा से चली आ रही है, जो कहानी हम अपने दादा दादी, नाना नानी के द्वारा सुनते हैं और वह कथा आज भी प्रचलित है। जैसे बीरबल की कहानी हो गया, पंचतंत्र की कहानी हो गया, तेनालीराम की कहानी हो गया, वो आज भी हम सुनते आ रहे हैं। तो वो कथा जो प्राचीन काल से चली आ रही है और आज भी हम जानते हैं उसे हम कहते हैं लोक कथा। और इसे लोक कथा को मौखिक साधन के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि इसे हम संरक्षित करके पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करते हैं, इसलिए यह मौखिक साधन के अंतर्गत लोक कथा आता है। अब अगला है साक्षात्कार। साक्षात्कार यानी बच्चों इंटरव्यू, जो हम किसी महान व्यक्ति या क्रांतिकारी का जो इंटरव्यू लेते हैं, उसके द्वारा भी हमें इतिहास की बहुत सारी बातों को हम जानते हैं। तो ये इसको भी मौखिक साधन के रूप में लिया जाता है। फिर अगला है जलसे और मेला। देखो, मेले के द्वारा भी हम प्राचीन काल की बहुत सारी परंपराएं, रीति रिवाज, जो श्रद्धा है, उसके बारे में हम जानते हैं। जैसे सभी के गांव में दशहरा का मेला लगता होगा, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कहानी होती है। तो इसके द्वारा भी हम इतिहास के बारे में जान सकते हैं मौखिक रूप से। अब अगला है, उसके बाद है स्फूर्ति गीत। देखो बच्चों, स्फूर्ति गीत क्या होता है? स्फूर्ति गीत वे गीत होते हैं जिसको सुनने से हमारे अंदर एक नई चेतना और प्रेरणा जिससे मिलती है, जो आगे बढ़ने के लिए हमारे अंदर एक ऊर्जा का निर्माण होता है। जैसे कि बहुत सारे स्फूर्ति गीत रचे गए, जिसमें से कुछ लिखित स्वरूप में धारण कर लिया है और कुछ हम मौखिक रूप से एक दूसरे में स्थानांतरित करते हैं। जैसे स्फूर्ति गीत में वीर तुम बढ़े चलो, धीरे तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ है, क्या हारे क्या जीत कर, क्या जीते क्या हार कर, चलो नया सोचे करे हार जीत के पार।
ऐसे भी कुछ स्फूर्ति गीत होते हैं जिससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें किस तरह से जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। फिर अगला है कहावतें। देखो बच्चों, कुछ कहावतें प्राचीन काल से चली आ रही है जो आज भी हम बोलते हैं, जैसे कि नाच न जाए आंगन टेढ़ा, ईंट का जवाब पत्थर से देना, 16 आना सच। अब देखो 16 आना सच मतलब 100% सच आज के ज़माने में हम बोलते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह होता है आना यानी क्या होता है, जैसे 4 आना 8 आना। अब ये दोनों 4 आना 8 आना चलता नहीं है, हम रुपये को आने में गिनते हैं। तो ये पहले प्राचीन काल से चली आ रही है और आज भी है। तो इससे हमें इतिहास की बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती है मौखिक साधन के से भी। तो अभी हम देखते हैं इसके अंतर्गत जो मुख्य साधन है वो है पुआड़े और स्फूर्ति गीत। जैसे कि मैं पहले ही आपको बता दी हूँ कि पुआड़े क्या है। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले बहुत से जो महान क्रांतिकारियों थे उनके ऊपर पुआड़े रचे गए। वीर रस की जो रचना है वो बोला गया है और इसके द्वारा हमें क्या पता चलता है उस व्यक्ति के कार्य और उस व्यक्ति की जो घटना है उनके बारे में हमें पुआड़ों के द्वारा जानकारी मिलता है। तो सबसे पहले देखिए, पुआड़े समाज में चेतना लाते हैं, मतलब एक जागृति लाता है। जो पुआड़े जो रचे गए हैं स्वतंत्रता संग्राम के बाद और समाज को स्फूर्ति और प्रेरणा देते हैं। जैसे हमें किसी के कार्यों को देखने से हमें यह पता चलता है कि हमारे अंदर एक जागृति एक प्रेरणा मिलती है कि हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए देश के लिए। अब देखो दूसरा है ऐतिहासिक परंपराओं, महान नेताओं तथा राजाओं पर वीर रस के पुआड़े लिखे गए। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता दी कि जो ऐतिहासिक जो स्वतंत्रता दिलाने में जिन क्रांतिकारियों ने महान योगदान दिया था उसके ऊपर वीर रस की कविताएं रची गई है। जैसे मैंने सुना है, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी। ये जो पुआड़े रचे गए हैं वो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम पे रचा गया, उसके कार्य और उनकी वीरता की गाथा इसमें कहा गया है। फिर अगला है देखो, 1857 के स्वतंत्रता युद्ध और पराक्रमी वीरों पर पुआड़े रचे गए जो अभी मैं बताई। ठीक इसी तरह से संयुक्त महाराष्ट्र के संघर्ष की घटनाओं पर भी पुआड़ों की रचना हुई है। अब यह सब पुआड़ों के माध्यम से हमें किसी व्यक्ति विशेष या उनकी घटना उनके कार्यों के बारे में जानकारी मिलती है। अब देखेंगे स्फूर्ति गीत। स्फूर्ति गीत मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, स्फूर्ति जिससे हमारे अंदर कोई विशेष चेतना प्रेरणा मिले वो स्फूर्ति गीत होता है। एक नई जागृति आती है हमारे अंदर स्फूर्ति गीत सुनकर। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया जनगण मनगण, वंदे मातरम, और ठीक इसी तरह से बहुत सारे स्फूर्ति गीत आज भी हमें सुनने को मिलता है। देखो यहाँ पे स्वतंत्रता आंदोलन के समय में अनेक स्फूर्ति गीत लिखे गए हैं। स्फूर्ति गीत द्वारा समाज को स्फूर्ति और प्रेरणा मिलती है। स्फूर्ति गीत द्वारा तत्कालीन राजनीतिक स्थिति की कल्पना की जा सकती है। जब हम कोई भी स्फूर्ति गीत सुनते हैं तो उसके द्वारा उस समय की राजनीतिक स्थिति क्या थी उसकी हम कल्पना कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, मौखिक साधन के अंतर्गत इतनी लोकगीत, पुआड़े, प्रसंग वर्णन, लोक कथा, साक्षात्कार, मेले, जलसे, स्फूर्ति गीत, कहावतें आदि को सम्मिलित किया गया है, जिसमें से हम लोग पुआड़े और स्फूर्ति गीत के बारे में अध्ययन किया। अब आगे हम चलते हैं। चौथा जो आधुनिक भारत के इतिहास का साधन है दृश्य श्रव्य और दृश्य श्रव्य साधन। देखो बच्चों, जो हम वैज्ञानिक आधुनिक साधन के अंतर्गत जब इस साधन का आविष्कार हुआ तो वैज्ञानिक प्रगति के बाद दृश्य श्रव्य साधनों का आविष्कार हुआ और इसको भी हम इतिहास के साधन के अंतर्गत रखते हैं। तो सबसे पहले दृश्य श्रव्य और श्रव्य दृश्य के अंतर्गत हम देखेंगे किन किन चीज़ों का समावेश होता है इनके साधनों का। तो सबसे पहले है छाया चित्र। छाया चित्र यानी बच्चों जो हम कैमरा से जो फोटो लेते हैं वो होता है, और ध्वनि मुद्रित मतलब टेप रिकॉर्डर, और ध्वनि चित्र फीते का मतलब होता है फिल्म। अब देखो बच्चों, ध्वनि छाया चित्र जैसे कि हम किसी व्यक्ति विशेष का अगर हम फोटो देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि यह व्यक्ति कौन है, हूबहू उस व्यक्ति का होता है, और जिस स्थान का होता है या जिस घटना का चित्र होता है उस स्थान से हम परिचित हो जाते हैं। मतलब उसमें किसी भी प्रकार की कोई काल्पनिकता नहीं होती है। जैसे कि अगर आप झांसी की रानी को देखे नहीं हो, गांधी जी को देखे नहीं हो, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को नहीं देखे हो, लाल बहादुर शास्त्री को नहीं देखे हो, लेकिन हम इनको कैसे पहचानते हैं? छाया चित्र के माध्यम से। अगर हम
इनका चित्र देखते हैं तो हम पहचान जाते हैं कि ये तो झांसी की रानी है, सावित्रीबाई फुले हैं। तो छाया चित्र को भी आधुनिक भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। तो ठीक, अब देखो, अब इसके पहले जब कलाकार किसी व्यक्ति का चित्र बनाता है तो उसमें थोड़ा काल्पनिकता आ जाती है। कलाकार अपने विचारों को डाल देता है, अपनी कल्पनाओं को डाल देता है, तो उसमें थोड़ा काल्पनिकता, वो विश्वसनीय नहीं होता है। लेकिन जो छाया चित्र होता है, जो फोटो होता है, हुबहू उस स्थान या उस व्यक्ति का होता है। इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की काल्पनिकता नहीं होती है, वो 100% सही होता है, जिस व्यक्ति विशेष का होता है और उसी का होता है। अब अगला है ध्वनि मुद्रित, मतलब टेप रिकॉर्डर। देखो, स्वतंत्रता संग्राम में जिन क्रांतिकारियों ने भाग लिया था, जैसे महात्मा गांधी है, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर है, इन लोगों की जो भाषण है, जो हम सुनते हैं इन लोगों के बारे में, तो ये सब हम कैसे सुनते हैं? टेप रिकॉर्डर के माध्यम से। तो इनको भी, इससे भी हमें प्राचीन काल के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और इसे भी आधुनिक साधन के अंतर्गत रखा गया है। फिर अगला है ध्वनि चित्र फीते, मतलब फिल्म। देखो बच्चों, एक फिल्म ही एक ऐसा साधन है, अगर हम किसी भी चीज का फिल्म देखते हैं तो वो हमें जीवन में भूलता नहीं है। जैसे कि फिल्म अभी आया था पद्मावत। अभी हमें पद्मावत फिल्म एक ऐतिहासिक फिल्म है, जिसके बारे में हमें उस समय की समसामयिक स्थिति की, मतलब उस समय क्या होता था उसके बारे में जानकारी मिलती है। उसके पहनावे, इनके लोकगीत के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं और भूलते भी नहीं है, क्योंकि इसमें हम देखते और सुनते दोनों हैं। और सब तो हम देखते हैं और सुनते हैं, लेकिन ये फिल्म जो ऐसा है कि हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं। अब देखो, फुल फिल्म इंडस्ट्री की भारत में न्यू कौन डाला था? दादा साहेब फाल्के ने सन 1913 में फिल्म इंडस्ट्री की न्यू डाली थी। तब से यह फिल्म भारत में बनाया जाने लगा। इतिहास में भी बहुत सारे फिल्म बने गए हैं, जैसे कि नमक सत्याग्रह, आंदोलन। जैसे कि मैं बताई हूँ बच्चों कि सन 1913 ईस्वी में दादा साहेब फाल्के ने फिल्म इंडस्ट्री की स्थापना की और तभी से बहुत सारे फिल्म किए गए हैं, जैसे कि असहयोग आंदोलन में किए गए हैं। अभी भगत सिंह पर पद्मावत जैसी फिल्म आई और इस फिल्मों के माध्यम से हमें इतिहास की बहुत सारी बातों को पता चलता है। तो अभी हम दृश्य श्रव्य साधन एक इतिहास के आधुनिक साधन में महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। और यहाँ पे देखिए आप लोग, दृश्य श्रव्य और दृश्य श्रव्य साधन के अंतर्गत मैं आपको बताई छाया चित्र, ध्वनि मुद्रित और ध्वनि चित्र फीते का समावेश होता है। अब छाया चित्र क्या है बच्चों? छाया चित्र यानी कि फोटो। जब हम किसी से फोटो निकलवाते हैं तो वो जो छाया चित्र उसे हम बोलते हैं, और वो फोटो क्या है, वह एक इतिहास के साधन में विश्वसनीय साधन माना जाता है। क्योंकि जब कोई कलाकार किसी का फोटो बनाता था तो उसमें किसी न किसी प्रकार का कोई काल्पनिक जो कलाकार होता है अपने विचारों को और अपनी कल्पनाओं को इस चित्र में डाल देता था। लेकिन जब कैमरा का आविष्कार हुआ यहाँ पे छाया चित्र का, तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी काल्पनिकता नहीं होती थी। वह जिस व्यक्ति विशेष या जिस वस्तु या जिस जगह का होता था वह हुबहू उसी का होता था। उसमें किसी प्रकार का अविश्वसनीयता नहीं होती है, वो काल्पनिक पर आधारित नहीं होता है, वो 100% विश्वसनीय माना जाता था। जिस तरह से मैं आपको पहला बताती हूँ, दृश्य साधन छाया चित्र। इसमें आप पहला देखिए बच्चों कि छाया चित्र जिस वस्तु व्यक्ति का होता है वह उसी का होता है, किसी और का नहीं होता है। जैसे कि मैं बताई हूँ कि जो चित्र, जो फोटो से हम किसी व्यक्ति का चित्र निकालते हैं तो वह हुबहू उसी का होता है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी काल्पनिकता नहीं होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, यह चित्र ध्यान से देखिए। ये किसका चित्र है बच्चों? झांसी की रानी का। अब इसमें यह एक छाया चित्र है झांसी की रानी का, इसमें किसी भी प्रकार का कोई काल्पनिक नहीं है। अब इस चित्र को हम कह सकते हैं कि ये झांसी की ही रानी है, इसमें कोई कलाकार अपनी काल्पनिकता को नहीं डाला है। अब इससे देखने से, हमें इस चित्र को देखने से हम यह बता सकते हैं झांसी की रानी क्या पहनती थी, उनका सवारी क्या था घोड़ा, और वो कैसे दिखती थी। मतलब इस चित्र के माध्यम से हम इतिहास के बड़े क्रांतिकारियों के बारे में हम बता सकते हैं। लेकिन बच्चों मान लीजिए अगर आपको कुछ ऐसा चित्र दिखाई देता है कि जिसमें वो विश्वसनीय नहीं होता है, जैसे कि कोई कलाकार, देखो ये चित्र कोई कलाकार कोई भी बनाया है। अब इस चित्र को देखने पे हम हुबहू उसी व्यक्ति का चित्र वैसा नहीं ले पाए हैं। यह कबीरदास है, इसमें कल्पना के आधार पर बनाया गया है, तो ये 100%
अविश्वसनीय है, ये काल्पनिक के आधार पर बनाया गया है, लेकिन जो छाया चित्र होता है बच्चों उसमें किसी भी तरह की कोई काल्पनिकता नहीं होती है, इसलिए ये इसको हम कहते हैं इतिहास के साधन में जो छाया चित्र है उसका बहुत महत्व होता है। अब अगला देखिए, छाया चित्र से संबंधित व्यक्ति कैसा दिखाई देता था, उसका परिधान कौन सा था, आदि बातों की जानकारी हमें मिलती है। जैसे कि झांसी की रानी का चित्र आप देखें, अब इसमें आप ध्यान दीजिए कि वह व्यक्ति कैसे दिखाई देती थी, उनका परिधान क्या था, मतलब उनका वस्त्र क्या था, आदि बातों को इस चित्र के माध्यम से हम जान सकते हैं। इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिल सकती है। अब अगला है तीसरा, अवसर विशेष का छाया चित्र देखने पर ऐसा लगता है मानो वह अवसर दृष्टि के सामने हो। मान लीजिए अगर हमें किसी भी अवसर दृष्टि का चित्र, मतलब कोई भी अवसर है या समारोह है उसका चित्र हमारे सामने आता है, जैसे मेला, मान लीजिए मेला का चित्र आपके सामने आता है, तो वह दृश्य हमारे सामने आ जाता है कि मेला में कौन कौन सी चीज़ें मिलती है, मेला में कौन कौन से झूले हैं, मतलब वो दृश्य हमारी आंखों के सामने नाचने लगता है, वह हूबहू उसी चित्र का, उसी जगह का होता है। इसे छाया चित्र को इतिहास के साधन में विश्वसनीय साधन माना जाता है। यह सब साधन का आविष्कार तब हुआ जब वैज्ञानिक तकनीकी का विकास होने के बाद। अब अगला है श्रव्य साधन। श्रव्य साधन यानी जिस साधन के माध्यम से हम किसी का वक्तव्य, व्याख्यान सुनते हैं वो होता है श्रव्य साधन, मतलब सुनना। और ध्वनि मुद्रित मतलब टेप रिकॉर्डर, जिसके माध्यम से हम क्रांतिकारियों के भाषण, उनके व्याख्यान को हम सुन सकते हैं, और सुनने से भी हमें उस समय की राजनीतिक स्थिति के बारे में, सांस्कृतिक स्थिति के बारे में, हम उस समय की क्या स्थिति थी यह हम जान सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर हम आधुनिक काल के नेताओं के भाषणों, गीतों और संगीतों के ध्वनि मुद्रित सुनते हैं। जैसे कि आप टेप रिकॉर्डर पे सुनते हो, 15 अगस्त आता है, 26 जनवरी आता है, तो उस समय जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हर जगह टेप रिकॉर्डर पे गाना आता है, या किसी न किसी महान नेता के, जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री हैं, महात्मा गांधी हैं, उनके हम व्याख्यान को सुनते हैं। तो व्याख्यान के सुनने से हमें क्या पता चलता है। अगला देखिए, श्रव्य साधनों द्वारा तात्कालीन विचारधारा, मतलब उस समय की विचारधारा के बारे में, सामाजिक तथा राजनीतिक स्थिति की हमें जानकारी होती है, सुनकर हम ज्ञान कर सकते हैं। तीसरा है दृश्य श्रव्य साधन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं ध्वनि चित्र फीते। देखो, दृश्य श्रव्य साधन के अंतर्गत बच्चों मैं पहले ही बता दी हूँ, दृश्य श्रव्य साधन के अंतर्गत इंटरनेट आता है और फिल्म आता है। फिल्म इंडस्ट्री की स्थापना कौन किया था? दादा साहेब फाल्के ने। कब किया था? 1913 ईस्वी में उन्होंने किया था। ये फिल्म ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम फिल्म को देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, किसी भी घटना का। तो बहुत सारे फिल्म आए हैं जिसके द्वारा हमें बहुत सारी ऐतिहासिक घटना के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे मैं आपको बताई, पद्मावत फिल्म है, भगत सिंह पर आधारित फिल्म है, बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक फिल्म आए हैं जिसकी वजह से हमें उस समय की स्थिति, राजनीतिक स्थिति और सामाजिक स्थिति के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। फिल्म एक ऐसा होता है जो हम कभी भूलते नहीं हैं। आप 3 घंटा का फिल्म देखोगे, जो भी पूछेगा आप उसको स्टोरी बता सकते हो, लेकिन अगर आपको बोला जाए पढ़ के याद करो तो आप नहीं बता पाते हो। इसलिए ये एक विश्वसनीय साधन है, इसके द्वारा हम बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं दृश्य श्रव्य साधन, मतलब फिल्म को हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं। देखो, इसमें फिल्म आई थी दांडी यात्रा, नमक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन आदि ऐतिहासिक घटनाओं के ध्वनि चित्र फीते उपलब्ध है। ध्वनि चित्र फीते मतलब फिल्म उपलब्ध है। अब इस फिल्म में हमें क्या जानकारी मिलती है? देखो, अंधविश्वास जो रूढ़ी है, उस समय की परंपरा है, अंधविश्वास, स्वास्थ्य अभियान आदि विषयों पर जन जागरण के उद्देश्य से अनुबोधात्मक फिल्में तैयार की जाती हैं। मतलब ऐसे फिल्म तैयार की जाती है जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है, अनुबोधात्मक, जिससे हमें कुछ ज्ञान होता है। अब ठीक है, अगला है तीसरा, इन सभी दृश्य श्रव्य साधनों द्वारा तात्कालीन, मतलब इस समय की परिस्थिति, समस्याओं, परिधान आदि की जानकारी मिलती है। और ये दृश्य साधन, श्रव्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन को हम किसके अंतर्गत रखते हैं? साधनों में दृश्य श्रव्य और दृश्य श्रव्य साधनों के अंतर्गत हम रखते हैं। देखो बच्चों, आज की कक्षा में हमने आधुनिक भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण 2 साधनों के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। कौन कौन से? पहला है मौखिक साधन। मौखिक साधन के अंतर्गत हमने
स्फूर्ति गीत देखा, पुआड़े देखे, फिर उसके बाद दृश्य श्रव्य साधन के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके पिछले वीडियो में हमने इसके भौतिक साधन और लिखित साधन के बारे में अध्ययन किया था। तो अब आज की कक्षा के अनुसार आपको यह होमवर्क दिया जाता है बच्चों कि जो इतिहास, आधुनिक भारत के इतिहास के प्रमुख 4 साधन हैं उसके बारे में विस्तृत जानकारी लिख करके शुक्रवार और शनिवार को आपको ग्रुप में भेजना है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।